अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप क्लास 10th की साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो, यानी फुल मार्क्स ला सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, तो सुन के ऐसा लगेगा ना कि प्रशांत भैया मजाक क्यों कर रहे हो। 100 मार्क्स लाना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन रियलिटी ना एकदम अपोजिट है। अगर आप आज जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उसको फॉलो करते हो, उसकी एक एक लाइन को फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं आप सबके साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। क्लास 10th हमारा सपना है कि क्लास 10th की साइंस के अंदर फुल मार्क्स लेकर आए। तुम एकदम सही जगह पर आए हो। आज मैं आपको एक पूरा का पूरा रोड मैप दूंगा, लेकिन रोड मैप को बताने से पहले सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। ये वो परेशानी है ना जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट को क्लास 10th में एंटर करते ही आती है। पहली प्रॉब्लम, हाउ टू स्टडी। ये जो क्लास 10th की साइंस है ना, इसको पढ़ना कैसे है? क्या भैया वन शॉट से हो जाएगा? भैया एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? क्या भैया क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने पड़ेंगे? करना क्या है? एक रोड मैप बता दो, वो रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितने भी डाउट हैं ये भी इसका आंसर मैं आज आपको करने वाला हूं। उसके अलावा क्लास 9th वर्सेस क्लास 10th, यानी क्लास 9th इतनी टफ थी या क्लास 10th भी टफ है क्या साइंस के कंपैरिजन में, इसका आंसर भी मैं दूंगा। उसके अलावा हाउ टू रिमेंबर, भैया पढ़ तो लेते हैं लेकिन ना साइंस में स्पेशली बायोलॉजी में एक प्रॉब्लम आती है कि ना याद नहीं कर पाते, तो क्या कोई ट्रिक है याद करने की? बिल्कुल ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ भैया टाइम कैसे मैनेज करेंगे? भैया इस 100 नंबर का गोल तो हमने सोच लिया है, लेकिन टाइम कैसे मैनेज करें? स्कूल जाए, कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, समझ ही नहीं आ पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके क्लियर करें, ठीक है? सबसे पहले देखिए यार, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, फटाफट से ना कॉपी पेन लेकर आ है ना। जो तू खाना खाते खाते इस वीडियो को देख रहा है, बाद में देख लेना चाहे इस वीडियो को, या तो खाना बाद में खा लेना। पहले एक कॉपी पेन लेकर आ, कॉपी पेन लेकर आ और जितनी मैं चीज बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर। पहला पॉइंट, ये जो तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहा है ना कि क्लास 9 वर्सेस क्लास 10, देखो यार एक सिंपल सी रियलिटी मैं बता देता हूँ। क्लास 9 की साइंस अगर यहाँ है तो क्लास 10 की साइंस यहाँ है। 9 की फिजिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, ज्यादा न्यूमेरिकल थी, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स होंगे बट उतने टफ नहीं होंगे जितने की तुमने वहां पर सॉल्व करे, ठीक है? बायोलॉजी दोनों की ही सेम लेवल की है, 9th और 10th की, लेकिन जो 10th की केमिस्ट्री है वो 9th की केमिस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा टफ लेवल की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो मैं आपको एक गारंटी से चीज बता देता हूं, 9th में आपके मार्क्स कितने भी आए हो, 50, 60, 70, 80, मुझे नहीं पता, लेकिन 10th में तुम फुल मार्क्स साइंस में आसानी से स्कोर कर सकते हो। बस पढ़ना पड़ेगा, हर रोज पढ़ना पड़ेगा। पर भैया पढ़ेंगे कैसे वो तो बताओ। पॉइंट नंबर 1, मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। बेसिक्स क्या होते हैं? देखो यार, जैसे एक घर बनता है ना, एक नींव रखी जाती है ना, तो उस नींव को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बेस को ना हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्लास 10th की साइंस की अगर मैं बात करूं तो बेस होते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़े तो भाई आपका तो ठीक है। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसके अंदर एक चीज होती है केमिकल फॉर्मूलाज बनाना। वो केमिकल फॉर्मूला बनाना वैसे आपने 9th में भी सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो यहाँ पर सीख लेना, पढ़ लेना। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने वो चीज नहीं सीखी ना, आगे के कितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस है। अगले चैप्टर की मैं बात करूं, बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एकदम बेस होता है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो आगे के चैप्टर्स आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। अगला चैप्टर, फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों ही थोड़े टफ चैप्टर होते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है इन दोनों चैप्टर्स को, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपके बहुत सारे मार्क्स सिक्योर होंगे। तो ये ना बेस है, ये चारों चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना शुरुआत में, तभी जाकर आपको आगे के चैप्टर समझ आ पाएंगे। लेकिन भैया पढ़ना कैसे वो तो बताओ यार। ये तो आपने बता दिया, पढ़ने का रोड मैप तो दो। चलो आ जाओ यार, रोड मैप की बात करते हैं, आखिर पढ़ना कैसे। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखो। लेक्चर किसी के भी हो सकते हैं, अगर तुम्हें स्कूल में समझ आता है तो तुम स्कूल के टीचर के लेक्चर देखो, अगर वहां से समझ नहीं आ रहा तो शायद तुम मुझसे पढ़ रहे होगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, सब कुछ है, तो तुम वो देख सकते हो। बाकी अगर तुम्हें किसी और टीचर से पढ़ना है, भाई किसी और टीचर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लेक्चर देखना और अपने टीचर को ढूंढना है कि तुम्हें साइंस का एनसीईआरटी रीडिंग करनी कैसे होती है। हमको ये तो आता ही नहीं ना। देख यार, एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पर मैं एक एनसीईआरटी, आपकी जो नोटबुक है उसको लेकर मैं आया, ठीक है? तो एनसीईआरटी, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जैसे ही आपने डीकंपोजिशन रिएक्शन पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा, उसके बाद ना आपको खुद से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे कि किस प्रकार के सवाल, ये जो आपने सारी चीजें पढ़ी है ना, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, पहला क्वेश्चन तो वही हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने ऐड कर दिया किसी रिएक्शन से रिलेटेड, तीसरा क्वेश्चन फिर आपने बनाया। तो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी के हर टॉपिक के ऊपर पेंसिल से वो सारे क्वेश्चंस को लिख देना है जो कि आपको ऐसा लगता है इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप बाद में एनसीईआरटी रिवाइज करने आओगे ना, तो आपको लाइन बाय लाइन वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आपको बस वो क्वेश्चंस देखने हैं और आपको ये सोचना है क्या आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता। इससे एनसीईआरटी रीडिंग बहुत सिंपलीफाई हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। ये बहुत एक गोल्ड माइन टेक्निक है क्योंकि हर एक टॉपर फॉलो कर रहा है, तो आपको भी एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़नी है, ऐसे ही रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3, मेक नोट्स। देखो खुद के नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ प्लीज। अगर तुम लास्ट के टाइम पे पढ़ते हो ना, जब एग्जाम 10-15 दिन 20 दिन होते हैं, तो मैं खुद आकर तुम्हें नोट्स देता हूं, लेकिन अभी ना साल की शुरुआत हुई है, अब ना तुम्हें नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना तुम लिखोगे ना उतना तुम्हारे मेमोरी के अंदर जाएगा, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भैया यहां से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। सीबीएसई के अंदर और जो अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पेपर टफ आ रहा है, तो इस वजह से तुम्हें कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करने होंगे, कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, भैया टाइम कैसे मैनेज करें यार? अभी भैया स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो भैया ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोचिंग ट्यूशन हमें जाना है, तो टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे यार, किसने बोला दिन में 3-3 4-4 घंटे पढ़ो? मत पढ़ो इतना, स्कूल जाओ। ठीक है, उसके बाद आपकी अगर शाम को क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस, जिस भी आप क्लास में जा रहे हो आप वो करो। ठीक है, रात को जो 1-2 घंटा बचता है ना, बस उस 1-2 घंटे के अंदर सेल्फ स्टडी कर लो। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूं 1-2 घंटे इतना तो निकाल लोगे यार। रात को 8 बजे 9 बजे जब भी टाइम मिल रहा है, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में सेल्फ स्टडी कर लो। हर रोज सेल्फ स्टडी करना है। अगर तुम जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो भी रिवाइज कर लेते हो, वो भी मोर देन इनफ है। अरे इतनी कोई मुश्किल क्लास नहीं है, ज्यादा पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया 4-4 5-5 घंटे, वो एग्जाम टाइम पे पढ़ना होता है उतना। अभी अगर तुम बहुत कम भी पढ़ोगे ना, बट हर रोज पढ़ोगे तो काम हो जाएगा।